कॉकरोच का तंत्र का तंत्र। आज तुम लोग को कोई जल्दी वल्दी नहीं ना है घर जाने का? घर वालों को बोल दो लेट आओगे। हाँ, ध्यान से सुनो। इनका जो तंत्रिका तंत्र है, किसका तंत्रिका तंत्र? कॉकरोच का। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 संरचनाएं? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, दोहरी आधारीय ठोस नर्व कॉर्ड, और क्या पाए जाते हैं? गैंग्लियन, और क्या पाए जाते हैं? तंत्रिकाएं या नर्व्स। 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड और उनको जोड़ने वाले गैंग्लियन जो अलग अलग स्थान पर हैं, और पाई जाती हैं नर्व। अब गैंग्लियन कैसे हैं भाई? सिर वाले भाग में एक गैंग्लियन पाया जाता है जिसका नाम है सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, और इसी को मस्तिष्क माना जाता है। ये किसकी तरह काम करता है? मस्तिष्क की तरह। वक्ष भाग में कितने गैंग्लियन? 3। खंड कितने हैं? 3। हर एक खंड में एक गैंग्लियन। प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। वक्ष भाग में 3 खंड थे, प्रत्येक खंड में एक गैंग्लियन। उदर भाग में 6 गैंग्लियन। उदर भाग में कितने हैं? 6। इनका खंड फिक्स नहीं है, मतलब चिन्हित नहीं है, लेकिन संख्या कितनी है? 6। और इन गैंग्लियन से उत्पन्न होते हैं तंत्रिकाएं। अब ये जो गैंग्लियन है, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा और बोला कि गैंग्लियन जो है ये छोटे मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं, और कुछ एक निर्णय लेने की क्षमता गैंग्लियन में पाई जाती है। यानी ये हर निर्णय के लिए मस्तिष्क पर आश्रित नहीं रहते। तो इसलिए ये पूरा तंत्रिका तंत्र बोला जाए तो अलग अलग गैंग्लियन अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। अब ऐसे में यदि कॉकरोच का सिर कट जाए, क्या कट जाए? सिर, तो केवल एक गैंग्लियन पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी गैंग्लियन अपना कार्य करते रहेंगे, और इसीलिए सिर कटने के बाद भी गैंग्लियन लगभग 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके पूरे तंत्रिका तंत्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो लिखो, बनाओगे? पहले बना लो जल्दी से।
कितने लोगों का टोटल 650 क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। 600 के ऊपर? चलो भाई, अच्छी बात। 550? हाँ, 550 वही होता है 550। 515। तुम्हारे कितने आ रहे बेटा? हाँ, 560। मेहनत करो और। अच्छा, अगले टेस्ट का सिलेबस देखा है आपने? ये सिलेबस नहीं लिखा है, ये लिखा है हैप्पी दिवाली। तो कुछ नया नहीं दिया है ताकि तुम लोग को टेंशन न रहे, है ना? कुछ नया है क्या? एक टॉपिक है मसल फिजियोलॉजी जो हम करा देंगे, एक टॉपिक नया है छोटा सा, और बाकी सब पुराने धुराने वही सब। तो नया कुछ है नहीं। हैप्पी दिवाली, है ना? तो ये इसलिए दिया है कि दिवाली में थोड़ा अच्छे से पटाखे उड़ाके जला के फिर पढ़ने बैठ जाना, बम पटाके, और थोड़ा दूर से जलाना, है ना? और मुझे अगर कोई दिवाली के बाद जला मुंह जला हाथ जली नाक लेकर दिखा क्लास में, फिर मैं उसका होलिका दहन वहीं करूंगा। लिखो, कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र 3 संरचनाओं का बना होता है। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र 3 संरचनाओं का बना होता है। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र 3 संरचनाओं का बना होता है। लिखो, दोहरी ठोस आधारीय नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। दोहरी ठोस आधारीय नर्व कॉर्ड, दोहरी ठोस आधारीय नर्व कॉर्ड। दूसरा लिखो, गैंग्लियन, गैंग्लियन और तंत्रिकाएं, नर्व्स, गैंग्लियन और तंत्रिकाएं। अब देखने में ये सीढ़ी जैसा लग रहा है, लग रहा कि नहीं? नहीं लग रहा है। सांप सीढ़ी खेलो कभी? सांप ही बने होगे उसमें भी तुम। सीढ़ी का कहां से पता? कैसा दिख रहा है? देखिए, 2 डंडे और बीच में। तो लिख लो, देखने में ये सीढ़ी के समान, देखने में ये सीढ़ी के समान, देखने में ये सीढ़ी के समान, सीढ़ी के समान पाया जाता है। उस दिन पवन सर की क्लास चल रही थी तो कोई आया था क्या क्लास में? आया था कोई? कौन आया था? वीडियो बनाने वाले आए थे? अच्छा, ठीक है। क्या लिखा? सीढ़ी के समान पाया जाता है। अगला पॉइंट, सिर भाग में एक गैंग्लियन, सिर भाग में एक गैंग्लियन, सिर भाग में एक गैंग्लियन उपस्थित होता है जिसे, सिर भाग में एक गैंग्लियन उपस्थित होता है जिसे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, सिर भाग में एक गैंग्लियन उपस्थित होता है जिसे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन कहते हैं। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन कहते हैं। ये मस्तिष्क के समान, ये मस्तिष्क के समान, ये मस्तिष्क के समान कार्य करता है, ये मस्तिष्क के समान कार्य करता है।
किसके समान कार्य करता है? मस्तिष्क के समान। क्या नाम है इसका? सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, इसके बारे में एक लाइन लिख लो। इसके बारे में एक लाइन लिख लो कि ये एंटीना तथा संयुक्त नेत्र, ये एंटीना तथा संयुक्त नेत्र संयुक्त नेत्र से संचार स्थापित करता है। ये एंटीना तथा संयुक्त नेत्र से संचार स्थापित करता है। एंटीना तथा संयुक्त नेत्र से संचार स्थापित करता है। कौन करता है भाई? सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। अगला पॉइंट, वक्ष भाग में 3 गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। वक्ष भाग में 3 गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। वक्ष भाग में 3 गैंग्लियन उपस्थित होते हैं तथा उदर भाग में 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं। तथा उदर भाग में 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं। उदर भाग में 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, अलग अलग गैंग्लियन, अलग अलग गैंग्लियन शरीर में, अलग अलग गैंग्लियन शरीर में अलग अलग निर्णय लेने की क्षमता, अलग अलग गैंग्लियन शरीर में अलग अलग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अलग अलग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट, सिर भाग में तंत्रिका तंत्र का, सिर भाग में तंत्रिका तंत्र का कुछ भाग ही पाया जाता है। सिर भाग में तंत्रिका तंत्र का कुछ भाग ही पाया जाता है। कुछ भाग ही पाया जाता है। और यदि कॉकरोच का सिर, और यदि कॉकरोच का सिर कट के अलग हो जाए, और यदि कॉकरोच का सिर कट के अलग हो जाए तो भी वो एक हफ्ते तक, तो भी वो एक हफ्ते तक जीवित रह सकता है। तो भी वो एक हफ्ते तक जीवित रह सकता है। एक हफ्ते तक जीवित रह सकता है। छोटी सी हेडिंग डालो, संवेदी अंग। छोटी सी हेडिंग, संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन। संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन। लिखो, कॉकरोच में निम्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। कॉकरोच में निम्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। पहला लिखो, संयुक्त नेत्र।
लिखो संयुक्त नेत्र, लिखो पहला है संयुक्त नेत्र। उसके बारे में लिखो कि इस नेत्र में एक से अधिक लेंस, इस नेत्र में एक से अधिक लेंस पाए जाते हैं। इस नेत्र में एक से अधिक लेंस पाए जाते हैं जिन्हें ओमाटिडिया कहा जाता है, जिन्हें ओमाटिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमाटिडिया। लिखो कॉकरोच की एक आंख में, कॉकरोच की एक आंख में लगभग 2000 ओमाटिडिया, कॉकरोच की एक आंख में लगभग 2000 ओमाटिडिया, एक आंख में लगभग 2000 ओमाटिडिया पाए जाते हैं। कॉकरोच की एक आंख में लगभग 2000 ओमाटिडिया पाए जाते हैं। लिखो ये हेक्सागोनल आकार के होते हैं, ये हेक्सागोनल आकार के होते हैं, हेक्सागोनल आकार के होते हैं, ये हेक्सागोनल आकार के होते हैं। अगला पॉइंट कि प्रत्येक ओमाटिडिया की छवि अलग बनती है, प्रत्येक ओमाटिडिया की छवि अलग बनती है। प्रत्येक ओमाटिडिया की छवि अलग बनती है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। इस प्रकार की दृष्टि को, इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ैक विजन या मोज़ैक दृष्टि, इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ैक दृष्टि कहा जाता है, मोज़ैक विजन कहा जाता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ैक विजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोज़ैक विजन। लिखो कि इस दृष्टि का रिजोल्यूशन, इस दृष्टि का रिजोल्यूशन कम होता है। रिजोल्यूशन समझ रहे हो? पिक्सल। यूट्यूब में देखते हो ना 144, 240, 360, 480, 720, 1080 हाई HD वाला है ना, फिर उसके बाद 1440 है ना, फिर वो 4K 8K सुना है ना। तो वो क्या होते हैं? पिक्सल। जितना पिक्सल ज्यादा होगा उतना रिजोल्यूशन ज्यादा होगा। अब इनके पिक्सल ही कम है, हर एक ओमाटिडिया 1 पिक्सल का काम करता है। तो क्या अपन ने लिखा? इनका रिजोल्यूशन कम होता है किंतु संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, किंतु संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, किंतु संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। रिजोल्यूशन कम होता है किंतु संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। और यही इनमें रात्रिचर, और यही इनमें रात्रिचर होने में सहायता करती है, यही इनमें रात्रिचर होने में सहायता करती है। भाई रात को ना ठीक दिखाई दे, रात को जो है कहीं कुछ हिले डुले तो दिखाई दे कि अच्छा कुछ हिला डुला है। नहीं तो फायदा क्या कि जिसको दिखाई ना दे रात को, उसका रात दिन एक बराबर है ना। तो रात जो आप देखोगे ना, जो शिकारी प्रवृत्ति के जीव हैं, शिकारी प्रवृत्ति वाले, उनकी रात्रि की जो दृष्टि होती ना बड़ी स्पष्ट होती। शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्ली, इनकी रात्रि की दृष्टि बड़ी प्रबल होती है। और जो शिकार प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको कुछ दिखता ही नहीं रात को। गाय, भैंस, बकरी, ये शिकार होते हैं। शेर शिकार करता है। तो रात्रि को, इसलिए शरीफ लोग रात को बाहर नहीं निकलते हैं ना।
रात को जो बाहर निकलते हैं कौन होते हैं? शिकारी प्रवृत्ति वाले, अपराधी टाइप के लोग। कौन होते हैं? अपराधी टाइप के लोग, चोर उचक्के, है ना, चौकीदार। रात को कौन जागता है? यही लोग जागते हैं। तुम लोग रात को घूमते हो क्या? इसीलिए बुरा लग रहा है ना। अच्छा, ये वो लोग हैं जो गांव में 7 बजे खा के सो जाते हैं। ये अभी जाएंगे ना घर, अभी दिवाली की छुट्टी में जाएंगे, घर वाले 7 बजे खाना दे देंगे, बोलेंगे खाओ जाओ सो जाओ। अब इनको ना वहां अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम वो रात के 1 बजे जाते थे ज्योति चौराहे पे चाय पीने, स्टेशन पे वो सुलेमानी चाय मिलती, नमक वाली, है ना, मिलती है कि नहीं? हमको मालूम है कहाँ मिलती है, हमसे पूछ लेना। हाँ, नहीं तो हम भी कभी अपराधी थे, टीचर तो अभी बने हैं बेटा। क्या है ना कि हम शरीफ अपनी इच्छा से हुए हैं, थे नहीं, घर वालों की वजह से भी नहीं, अपनी इच्छा से हुए, है ना। तो जो तुम कांड कर रहे हो वो हम सब कर चुके हैं, और जो तुम 5 साल बाद करोगे वो हमने 10 साल बाद करके, 10 साल पहले करके छोड़ दिया। इसलिए जो है, क्या बोला हमने, रात्रिचर के लिए संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए? अधिक। रात को सांप दिखाई देता है, तुम्हें नहीं दिखाई? सांप नहीं दिखाई देता बे। ऐसा ऐसा सड़क पे पड़ा होता है, रस्सी भी पड़ी हो सकती है। अब आपकी अगर नाइट विजन आपका सही है, रात की दृष्टि आपकी सही है, तो दिखेगा कि वो सांप है या रस्सी। तो पहला संवेदी अंग हो गया, और इतनी देर में तो ये बना लिया होगा। नहीं बना तो क्या मेरी बातें सुन रहे हो क्या? दूसरा लिखो, नहीं बनाया है। तो पहला हो गया किसके बारे में? सरल नेत्र के बारे में। दूसरा लिखो, एंटीना। एक ने नहीं पूछा कि पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फादर। मम्मी को क्या बोलते हैं, तो मदर। बोले चाचा को क्या बोलते हैं, बोले चादर। बोले चादर नहीं, अंकल। बोले अच्छा। बोले फिर आंटी को क्या बोलेंगे, बोले एंटीना। आंटी को क्या बोलेंगे, एंटीना। और आंटी के बच्चों को क्या बोलेंगे, एंटीवायरस। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एंटीना की, है ना। किसको रात को सांप दिखाई दिया था? किसको? परवेज को। नहीं, सांप भी शिकारी प्रवृत्ति का जीव है ना, दिन में थोड़ी निकलेगा। कब निकलेगा? आगे बढ़ते हैं। एंटीना लिखो, एक जोड़ी स्पर्शक, एक जोड़ी स्पर्शक, एक जोड़ी स्पर्शक नेत्र के पास, एक जोड़ी स्पर्शक नेत्र के पास पाए जाते हैं। ये वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ये वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ये वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। किसकी संवेदनाओं को? वातावरण की संवेदनाओं को।
ये वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा स्पर्श के लिए संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तथा स्पर्श के लिए संवेदी अंग का कार्य करते हैं। अगला लिखो, तीसरा संवेदी अंग पल्प पाए जाते हैं जो दो प्रकार के हैं, मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प। ये स्वाद के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए? टेस्ट। मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प लिखो, ये स्वाद के लिए संवेदना ग्रहण करते हैं। ये स्वाद के लिए संवेदना ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करता है भाई? मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प। ये स्वाद के लिए संवेदना ग्रहण करते हैं। अगला आ जाओ, एनल सरकाई। अगला आ जाओ, एनल सरकाई। एनल सरकाई लिखो, ये ध्वनि की संवेदना को ग्रहण करते हैं। एनल सरकाई ये ध्वनि की संवेदना को ग्रहण करते हैं। ये ध्वनि की संवेदना को ग्रहण करते हैं। किसकी संवेदना? ध्वनि की संवेदना। अगली हेडिंग डालो, जनन तंत्र। ये ध्वनि की संवेदना को ग्रहण करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे जनन तंत्र। लिखो, कॉकरोच में लैंगिक द्विआकार की पाई जाती है। कॉकरोच में लैंगिक द्विआकार की पाई जाती है। कॉकरोच में लैंगिक द्विआकार की पाई जाती है तथा नर और मादा जनन तंत्र भिन्न होते हैं। नर और मादा जनन तंत्र भिन्न होते हैं एवं निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। भिन्न होते हैं एवं निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। पहली हेडिंग डालो, नर जनन तंत्र। बातें नहीं।
बन गया, बस बना लो। चलो भाई ध्यान से देखो। यहां कुछ शब्द लिखे हैं, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, उधर लिखा है राइट फेलोमियर। ये असल में इनके बाह्य जननांग हैं और इन फेलोमियर को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें गोनेपोफाइसिस भी कहते हैं। जब हम नर जनन तंत्र को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एक जोड़े। और टेस्टिस कौन से खंड तक पाए जाते हैं? चौथे से छठवें खंड तक। हर एक टेस्टिस से एक नलिका उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये अंदर की तरफ जाकर किसमें खुलती है? सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल के साथ लगी हुई मशरूम के आकार की ग्रंथि पाई जाती है जो एक सहायक जनन ग्रंथि है, और एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है फैलिक ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां जो है सहायक जनन ग्रंथि। नीचे देखेंगे तो स्खलन नलिका उत्पन्न होती है जो बाहर जो है खुलती है, कहां? नर जनन छिद्र पे खुलती है। स्खलन नलिका नाम है, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो जब शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं तो उनका निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में बनने के बाद वो आ जाती हैं नलिका से। कौन सी नलिका से? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस नलिका से आती हैं
अब जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो एक एक करके निकलती हैं समूह में। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल, शुक्राशयी नलिका, ये एक पदार्थ स्रवित करती है, एक चिपचिपा पदार्थ जो शुक्राणु कोशिकाओं को आपस में चिपका देता है और उनका एक बंडल बना देता है। शुक्राणु कोशिकाओं का जो बंडल होता है, शुक्राणु कोशिकाओं का जो बंडल होता है, ठीक है, ये बंडल कैसे बनता है? उस चिपचिपे पदार्थ से, जो पदार्थ इन कोशिकाओं को आपस में एक साथ जोड़ देता है। तो ये जो बंडल बनता है, इस बंडल को कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बनाने के लिए जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ हुआ है? टेस्टिस से। और उन्हें चिपकाने के लिए जो पदार्थ स्त्रवित हो रहा है उसका स्त्राव कहां से हुआ है? सेमिनल वेसाइकल से। अब जो सहायक ग्रंथियां हैं, मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड, ये शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। इनका कार्य है शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। और जब शुक्राणु शरीर से स्खलित होता है, यानी शरीर से बाहर निकलता है, तो वो एक शुक्राणु नहीं निकलता, उसका पूरा बंडल निकलता है। किस रूप में? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में शुक्राणुओं की संख्या फिक्स नहीं होती, यानी निश्चित संख्या नहीं होती, संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। बस उनके समूह को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर। याद रखना। क्या याद रखोगे? स्पर्मेटोफोर। अब ये जो स्पर्मेटोफोर है, ये कहां से बाहर निकलेगा? स्खलन नलिका से बाहर निकलेगा। तो निचले भाग में हमें कुछ बाह्य जननांग भी दिखेंगे। बाह्य जननांग जिसमें 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर। और ये फेलोमियर को हम क्या बोलते हैं? गोनेपोफाइसिस, जो कॉकरोच में नर बाह्य जननांग की तरह कार्य करते हैं। बना लिया? लिखो। देखो, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में एक जोड़े, नर जनन तंत्र में एक, नर जनन तंत्र में एक जोड़े टेस्टिस, एक जोड़े टेस्टिस कॉमा सहायक ग्रंथियां, एक जोड़े टेस्टिस कॉमा सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां कॉमा सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल तथा नर बाह्य जननांग, सेमिनल वेसाइकल तथा नर बाह्य जननांग, सेमिनल वेसाइकल तथा नर बाह्य जननांग पाए जाते हैं, नर बाह्य जननांग पाए जाते हैं। पहले लिखो, हेडिंग डालो, टेस्टिस। इनकी संरचना लंबी होती है, इनकी संरचना लंबी होती है, जो उदर गुहा के पार्श्व भाग में, उदर गुहा के पार्श्व भाग में इनकी संरचना लंबी होती है, जो उदर गुहा के पार्श्व भाग में खंड 4 से 6 के बीच, उदर गुहा के पार्श्व भाग में खंड 4 से 6 के बीच, खंड 4 से 6 के बीच पाए जाते हैं, खंड 4 से 6 के बीच पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये बात हो गई किसकी? टेस्टिस की। अगला पॉइंट लिखो, प्रत्येक टेस्टिस से एक नलिका, प्रत्येक टेस्टिस से एक नलिका उत्पन्न होती है,
प्रत्येक टेस्टिस से एक नलिका उत्पन्न होती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। अगला पॉइंट, वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल, वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल ब्रैकेट में लिखना शुक्राशयी नलिका, सेमिनल वेसाइकल ब्रैकेट में लिखना शुक्राशयी नलिका, शुक्राशयी नलिका में खुलती हैं। वास डिफरेंस शुक्राशयी नलिका में खुलती हैं, यानी सेमिनल वेसाइकल में खुलती हैं। अगला पॉइंट, सेमिनल वेसाइकल द्वारा, स्टार लगा के लिखना इस पे, सेमिनल वेसाइकल द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, सेमिनल वेसाइकल द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, सेमिनल वेसाइकल द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, सेमिनल वेसाइकल द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, जो एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है जो सेमिनल वेसाइकल द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है जो शुक्राणु कोशिकाओं को आपस में चिपका देता है, जो शुक्राणु कोशिकाओं को आपस में चिपका देता है, जो शुक्राणु कोशिकाओं को आपस में चिपका देता है, शुक्राणु कोशिकाओं को आपस में चिपका देता है, तथा इनके बंडल को स्पर्मेटोफोर कहा जाता है, तथा इनके बंडल को स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। शुक्राणुओं का जो बंडल है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर। इनके बंडल को स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। लिखो, शुक्राणु कोशिकाओं का स्खलन, शुक्राणु कोशिकाओं का स्खलन स्पर्मेटोफोर के रूप में ही, शुक्राणु कोशिकाओं का स्खलन स्पर्मेटोफोर, शुक्राणु कोशिकाओं का स्खलन स्पर्मेटोफोर के रूप में ही, स्पर्मेटोफोर के रूप में ही पाया जाता है, स्पर्मेटोफोर के रूप में ही पाया जाता है। स्खलन स्पर्मेटोफोर के रूप में ही पाया जाता है। लिखो, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका ब्रैकेट में लिखना इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका ब्रैकेट में लिखना इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका ब्रैकेट में लिखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। नर जनन छिद्र द्वारा, नर जनन छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, नर जनन छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, शरीर के बाहर खुलती है। अगला पॉइंट, नर जनन छिद्र के आसपास, नर जनन छिद्र के आसपास नर जनन छिद्र के आसपास कॉपुलेटरी ऑर्गन, नर जनन छिद्र के आसपास कॉपुलेटरी ऑर्गन, नर जनन छिद्र के आसपास कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, नर जनन छिद्र के आसपास कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन्हें गोनेपोफाइसिस, कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, जिन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर
जिन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर कहा जाता है, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर कहा जाता है, ये नर बाह्य जननांग हैं। गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर कहा जाता है, ये नर बाह्य जननांग है जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये नर बाह्य जननांग है जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। लिख लो, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर। अगली हेडिंग डालो, मादा जनन तंत्र। अच्छा, एक पॉइंट लिख लेना कि सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी? 2 हो गई, फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि। एक ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथियां फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि। सहायक ग्रंथियां फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि शुक्राणु कोशिकाओं को, फैलिक ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ये बात हो गई किसको लेकर? नर जनन तंत्र। अगली हेडिंग डालो, मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
चलिए भाई बना लीजिए। मादा जनन तंत्र को देखेंगे तो मादा जनन तंत्र की शुरुआत उदर भाग के दोहरे खंड से ही हो जाती है। तो दोहरे खंड से लेके 10वें खंड तक पाया जाता है मादा जनन तंत्र, और इसमें उपस्थित होती है एक जोड़ी ओवरी, और ये ओवरी जो है ये शाखित होती है, इसमें शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं को बोलते हैं ओवेरियोल। प्रत्येक ओवरी में 8 शाखाएं पाई जाती हैं, यानी प्रत्येक ओवरी में कितने ओवेरियोल हैं? 8। और हर एक ओवेरियोल में विकसित हो रहे ओवा की श्रृंखला उपस्थित होती है। इन्हीं ओवरी से ओवा निकलते हैं, और इधर देखो बोर्ड की तरफ डायग्राम बनाना। इन्हीं ओवरी से ओवा निकलते हैं और जाते हैं ओविडक्ट में। दोनों ओवरी की अलग अलग ओविडक्ट केंद्र में जाके मिल जाती है, बनती है कॉमन ओविडक्ट, जैसे कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना भी कहते हैं। कॉमन ओविडक्ट के साथ 2 छोटी थैलियां भी पाई जाती हैं। इन थैलियों को कहते हैं स्पर्मेथिका पाउच। ये वही थैली है जब नर से स्पर्मेटोफोर आएगा तो उस स्पर्मेटोफोर को एकत्रित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, कौन? स्पर्मेथिका। और ग्रहण करके उसको कुछ समय तक के लिए संग्रहित करती हैं। फिर नीचे देखेंगे तो इनकी जनन थैली मिलेगी। जनन थैली से लगी हुई एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोलैटरल ग्रंथि। एक जोड़ी ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे बोलते हैं कोलैटरल ग्रंथि। होता क्या है, जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिकाओं के बंडल बने थे, वैसे ही जो ओवा निकलेंगे इन ओवा के भी बंडल बनते हैं। कैसे बनते हैं? ध्यान से सुनना। जो ओवा निकलते हैं तो ओवा का जो समूह है, ठीक है, ओवा का समूह
14 से 16 ओवा का एक समूह बनता है और इस समूह को एक साथ बांध दिया जाता है, और बांधने के लिए जो पदार्थ स्त्रवित होता है उसका नाम है ऊथिका। क्या नाम है? ऊथिका। ये गाढ़े भूरे रंग का पदार्थ होता है जिसका स्त्राव कौन करता है? कोलेटरल ग्रंथि। तो ऊथिका उस पदार्थ को भी कहते हैं, और पदार्थ से बनने वाला जो कैप्सूल है, पदार्थ की वजह से बनने वाला जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल को भी ऊथिका कहा जाता है। तो एक ऊथिका में कितने ओवम उपस्थित होंगे? 14 से 16, और एक बार में 9 से 10 ऊथिका। ठीक है, एक बार में कितने ऊथिका उत्पन्न होते हैं? 9 से 10 ऊथिका उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कैप्सूल जैसी संरचना है, अंदर उपस्थित होंगे ओवा। प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 ओवा पाए जाते हैं। अब ये जब ओवम आएगा और ऊथिका बनेगा कैप्सूल, तो यहां संग्रहित है स्पर्मेटोफोर। वो दोनों आएंगे कहां? जनन थैली में, जेनाइटल पाउच में। जेनाइटल पाउच में आंतरिक निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन के बाद एग का निर्माण होगा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होगा, और फिर वो एग जो है शरीर से बाहर प्रेषित होगा। यानी ये अंडज जीव होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? लिखो, बनाओ थोड़ी देर बाद, पहले लिखो। अच्छा, बना लो, बहुत टाइम है अपने पास। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो भाई, लिखो कि मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र में दो बड़ी ओवरी, मादा जनन तंत्र में दो बड़ी ओवरी, कॉमा
ओविडक्ट, दो बड़ी ओवरी कॉमा ओविडक्ट, ओविडक्ट कॉमा कोलेटरल ग्रंथि, कोलेटरल ग्रंथि, कोलेटरल ग्रंथि कॉमा स्पर्मेथिका पाउच, कोलेटरल ग्रंथि कॉमा स्पर्मेथिका पाउच तथा जेनाइटल पाउच, स्पर्मेथिका पाउच तथा जेनाइटल पाउच तथा जेनाइटल पाउच उपस्थित पाया जाता है, तथा जेनाइटल पाउच उपस्थित पाया जाता है, जेनाइटल पाउच उपस्थित पाया जाता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक ओवरी, प्रत्येक ओवरी उदर भाग के, प्रत्येक ओवरी उदर भाग के दूसरे से छठवें खंड, प्रत्येक ओवरी उदर भाग के दूसरे से छठवें खंड, प्रत्येक ओवरी उदर भाग के दूसरे से छठवें खंड के बीच उपस्थित होती है, दूसरे से छठवें खंड के बीच उपस्थित होती है। अगला पॉइंट, प्रत्येक ओवरी की 8 शाखाएं, प्रत्येक ओवरी की 8 शाखाएं पाई जाती हैं, प्रत्येक ओवरी की 8 शाखाएं पाई जाती हैं जिन्हें ओवेरियोल कहते हैं, प्रत्येक ओवरी की 8 शाखाएं पाई जाती हैं जिन्हें ओवेरियोल कहते हैं, जिन्हें ओवेरियोल कहते हैं। लिखो, ओवेरियोल्स के अंदर, ओवेरियोल्स के अंदर ओवा की श्रृंखला, ओवेरियोल्स के अंदर ओवा की श्रृंखला उपस्थित होती है, ओवेरियोल्स के अंदर ओवा की श्रृंखला उपस्थित होती। अगला पॉइंट, ओवरी से निकले, ओवरी से निकलने वाले ओवा, ओवरी से निकलने वाले ओवा ओविडक्ट से बाहर निकलते हैं, ओविडक्ट से बाहर निकलते हैं। अगला पॉइंट, दोनों ओविडक्ट मध्य भाग में मिलकर, दोनों ओविडक्ट मध्य भाग में मिलकर, दोनों ओविडक्ट मध्य भाग में मिलकर, दोनों ओविडक्ट मध्य भाग में मिलकर कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं, कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं जिन्हें वेजाइना भी कहा जाता है, कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं जिन्हें वेजाइना भी कहा जाता है, जिन्हें वेजाइना भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, एक जोड़ी, एक जोड़ी स्पर्मेथिका पाउच, एक जोड़ी स्पर्मेथिका पाउच उपस्थित होती हैं, एक जोड़ी स्पर्मेथिका पाउच उपस्थित होती हैं। ये नर से आने वाले, ये नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर, ये नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर, नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर को, ये नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर को संग्रहित करती हैं, ये नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर को संग्रहित करती हैं, नर से आने वाले स्पर्मेटोफोर को संग्रहित करती हैं। अगला पॉइंट,
जनन थैली से लगी हुई एक जोड़ी ग्रंथि, जनन थैली से लगी हुई एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसे कोलैटरल ग्रंथि कहते हैं। जनन थैली से लगी हुई एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसे कोलैटरल ग्रंथि कहते हैं। एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसे कोलैटरल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटरल ग्रंथि। ये एक गाढ़े भूरे रंग के पदार्थ का स्त्राव करती है। ये एक गाढ़े भूरे रंग के पदार्थ का स्त्राव करती है जो ओवा के चारों तरफ एकत्रित होकर कैप्सूल जैसी संरचना बनाते हैं। ओवा के चारों तरफ एकत्रित होकर कैप्सूल जैसी संरचना बनाते हैं। कैप्सूल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे ऊथिका, कैप्सूल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे ऊथिका कहा जाता है, जिसे ऊथिका कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। प्रत्येक ऊथिका में, ऊथिका वहां ऊपर लिखा देखो, प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 ओवा, प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 ओवा उपस्थित होते हैं। 14 से 16 ओवा उपस्थित होते हैं। एक बार में, अगला पॉइंट, एक बार में मादा कॉकरोच एक बार में मादा कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका, एक बार में मादा कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका उत्पन्न करती है। 9 से 10 ऊथिका उत्पन्न करती है। 9 से 10 ऊथिका उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट, स्पर्मेटोफोर और ऊथिका, स्पर्मेटोफोर और ऊथिका जनन थैली में मिलते हैं। स्पर्मेटोफोर और ऊथिका जनन थैली में मिलते हैं, जनन थैली में मिलते हैं जहां आंतरिक निषेचन, स्पर्मेटोफोर और ऊथिका जनन थैली में मिलते हैं जहां आंतरिक निषेचन, जहां आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जहां आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जहां आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये अंडज जीव होते हैं। ये अंडज जीव होते हैं। अंडे देने वाले जीव को क्या बोलते हैं? अंडज। ब्रैकेट में लिखना ओविपेरस। ये अंडज जीव होते हैं, ब्रैकेट में लिखना ओविपेरस। इनमें अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। इनमें अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लिखो, लार्वा को निम्फ या इमेगो,
लार्वा को निम्फ या इमेगो कहा जाता है। लार्वा को निम्फ या इमेगो कहा जाता है। लिखो, लार्वा देखने में वयस्क के जैसा दिखाई देता है। लार्वा देखने में वयस्क के जैसा दिखाई देता है, किंतु उसमें पंख नहीं पाए जाते। लार्वा देखने में वयस्क के जैसा दिखाई देता है, किंतु उसमें पंख नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? पंख। किंतु उसमें पंख नहीं पाए जाते। इस तरह के कायांतरण को, इस तरह के कायांतरण को, इस तरह के कायांतरण को पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, इस तरह के कायांतरण को पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, इस तरह के कायांतरण को पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इस तरह के कायांतरण को पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगला पॉइंट, पौरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भाई लार्वा समय समय पर लार्वा समय समय पर अपने बाह्य कंकाल का त्याग करता है। लार्वा समय समय पर अपने बाह्य कंकाल का त्याग करता है। लार्वा समय समय पर अपने बाह्य कंकाल का त्याग करता है, जिस क्रिया को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। समय समय पर अपने बाह्य कंकाल का त्याग करता है, जिस क्रिया को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। जिस क्रिया को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। लिखो अगला पॉइंट, एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, लार्वा से वयस्क के परिवर्तन में, लार्वा से वयस्क के परिवर्तन में, यानी लार्वा से जो वयस्क बन रहा है, लार्वा से वयस्क के परिवर्तन में 13 बार मोल्टिंग पाई जाती है। 13 बार मोल्टिंग पाई जाती है। 13 बार मोल्टिंग पाई जाती है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, 12वीं मोल्टिंग के बाद, 12वीं मोल्टिंग के बाद, 12वीं मोल्टिंग के बाद विंग्स पैड, जहां पंख उत्पन्न होते हैं तो पंख से पहले उभार बनते हैं। 12वीं मोल्टिंग के बाद विंग्स पैड विकसित होते हैं, जहां विंग्स पैड विकसित होते हैं, जहां 13वीं मोल्टिंग के बाद पंख विकसित होते हैं। जहां 13वीं मोल्टिंग के बाद पंख विकसित होते हैं। जहां 13वीं मोल्टिंग के बाद पंख विकसित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, हेडिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसलिए बोला था आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोले थे ना। तो जब बिना मन के इतना पढ़ा जा सकता है, तो कभी कभी मन लगा लिया करो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब देखो आर्थिक महत्वता क्या है इनकी। ये रोग कारक जीव हैं, रोग को फैलाते हैं। रोग को फैलाना आर्थिक महत्वता है, कहें डॉक्टर के लिए नहीं है। कैसी बात कर रहे हो यार, ये तुम्हारे लिए तो लिखा है। ये आर्थिक
रोग फैलेगा तो किसको फायदा होगा? तो आर्थिक महत्वता लिखो। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे कई प्रकार के बैक्टीरियल रोग को फैलाने का कार्य करते हैं जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि। लिखो। इनके उत्सर्जी पदार्थ से भोजन खराब और नष्ट होता है। इनके उत्सर्जी पदार्थ से भोजन खराब और नष्ट होता है तथा जल दूषित हो जाता है। और यहाँ खत्म होता है कॉकरोच और आज की क्लास, और आज के लिए इतना काफी है।